नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। हम आपके लिए दंगल की विशेष पेशकश लेकर आए हुए हैं और इस विशेष पेशकश में आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र में चल रही चुनाव की सियासत का हर बारीक सच समझ पाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में आप चुनाव से जुड़ी हर हलचल, हर खबर का सबसे सटीक, विश्वसनीय और विश्लेषण भी समझ पाएंगे और इसका असर भी आपको हम समझा पाएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ रोज अति विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे। हम उन मेहमानों से वो सीधे सवाल करेंगे जिनके जवाब आप दर्शक जानना चाहते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन वापसी का समय अब खत्म हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक महाराष्ट्र में 10,900 उम्मीदवारों में से 1,326 नामांकन वापस हो चुके हैं। इसमें महायुति और महाविकास आघाड़ी के कई बागी उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने नामांकन वापस लिया है। दूसरी खबर यह है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सियासत करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र चुनाव में नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है और यह महाविकास आघाड़ी के लिए राहत की बात मानी जा रही है। तीसरी बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कह दिया है कि किसी तरह से कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी और पार्टी से बगावत करके चुनाव मैदान में उतरने वाले नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए उन्होंने कार्रवाई की बात कह दी है। चौथी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया है। वहां पर महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को नए डीजीपी चुनने होंगे और कल दोपहर तक 3 नाम इलेक्शन कमीशन के पास भेजने होंगे। पांचवी बड़ी खबर कि भिवंडी सीट से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख ने आघाड़ी नेताओं को चिट्ठी लेकर मुसलमानों के लिए आरक्षण और 10,000 करोड़ के बजट की भी मांग की है। कुल 13 मांगे समाजवादी पार्टी की तरफ से महाविकास आघाड़ी के सामने रखी गई है। इन खबरों के बीच आज हमारी चर्चा का बड़ा मुद्दा चुनाव के बागी उम्मीदवार रहेंगे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में ही इन बागियों ने तहलका मचा के रख दिया है। आज सुबह तक महाविकास आघाड़ी हो या महायुति, दोनों ही गठबंधनों में बागियों ने परेशानी पैदा कर दी थी। आघाड़ी में 25 तो महायुति में यानी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी में 36 सीटें ऐसी थी कि जहां पर बागियों ने पूरी सियासत बिगाड़ कर रख दी थी। हालांकि उसमें से कईयों ने अब नाम वापस लिए हैं। काफी जद्दोजहद बीजेपी के आला नेताओं को इसके लिए करनी पड़ी थी, लेकिन अब भी बागी बचे हुए हैं और इस चुनाव के नतीजों पर ये बागी क्या नजर डालेंगे, कैसे इस तरीके से उनका असर होगा, इस पूरे मुद्दे पर हमारी इस दंगल का स्पेशल एपिसोड पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन नामांकन का वक्त खत्म होने के बाद सबसे पहली आपकी मुलाकात हम करेंगे तो महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मेरे साथ सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव का नामांकन वापस लेने के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस हमसे रूबरू हो रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से मेरे इस शो में आज मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि चुनाव अब सर पर है, क्योंकि अब नामांकन वापस लेने का वक्त खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि तारीख नजदीक आ रही है। हर तरीके से चुनाव प्रचार अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन पर्चे वापस लेने का समय भी तो खत्म हो चुका है। लेकिन आप इस चुनाव को इस बार किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में आपकी घोषणा थी मैं वापस आऊंगा। इस बार का चुनाव आपके लिए किस तरीके से होगा? देखिए, हर चुनाव अलग ही होता है और इस बार भी महाराष्ट्र में हमारा 3 पार्टियों का गठबंधन है, सामने 3 पार्टियों का गठबंधन है, कुछ छोटियां पार्टियां भी लड़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस इलेक्शन का टोन ये सेट हो चुका है। लोगों ने एक प्रकार से अपना मन ये बनाया है और हमको ये लगता है कि भले ही चुनाव ये चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन हमको इसमें एज दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि फिर एक बार हमारी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में चुनकर आ रही है। नहीं, लेकिन सर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि महायुति में भी बगावत हुई है। आप बार बार ये कहते थे कि महायुति में हम सब लोग एक साथ में हैं और बीजेपी में अगर किसी ने कह दिया कि नहीं भाई चुनाव इसी के साथ ही लड़ना है तो कोई बगावत नहीं करता है। लेकिन 36 जगह पर हमने कैलकुलेट किया था कि 36 जगह पर महायुति के सामने एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए उम्मीदवार, कहीं बीजेपी के सामने शिवसेना का उम्मीदवार है, शिवसेना के सामने एनसीपी के उम्मीदवार है, कई बड़े बड़े उम्मीदवार भी वहां पर खड़े हैं। जैसे हमने देखा कि वहां पर समीर भुजबल अभी भी डटे हुए हैं,
छगन भुजबल बगल वाली सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समीर भुजबल शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ वहां पर चुनाव मैदान में उतर पड़े हैं। ये कैसे आप हल करेंगे? अभी भी आपकी बातचीत कुछ चल रही है, 3 बजे का समय खत्म हो चुका है। देखिए, कल से लेकर आज तक हमने इस पर बहुत काम किया। बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने फॉर्म्स वापस लिए हैं। अभी ये 36 जगह वगैरह बची नहीं है, शायद इक्का दुक्का जगह लोग बचे होंगे, बाकी सब जगह हमने इसको मैनेज किया है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने सभी पार्टियों के एक दूसरे के सामने भी और अपने पार्टी के सामने भी बहुत सहकार्य हमको किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि बगावत ये बहुत कम हो गई है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने सब कुछ, कल से आप मीटिंग कर रहे हैं। कल भी मैंने देखा कि आप, पीयूष गोयल आपको मिलने आए थे, बोरिवली में आपके उम्मीदवार आपके खिलाफ खड़े होते, उसकी बड़ी दिक्कत हो गई थी, आखिरकार उनको वापस लेना पड़ा। आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि नवाब मलिक, जिनका आपने विरोध किया था, आपने कहा था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए, उसके बावजूद अजीत पवार ने आपके मना करने के बावजूद उनको टिकट दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का मैंडेट एनसीपी ने ठुकरा दिया? क्योंकि आप कहते थे कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अजीत पवार ने आपकी बात नहीं मानी नवाब मलिक के यहां पर। देखिए, मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अजीत पवार जी ने या उनकी पार्टी ने ये सही काम नहीं किया। उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था। हमने उनको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, बावजूद उसके उन्होंने ये काम किया है। इसीलिए हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है। हमने वहाँ पर शिवसेना का एक कैंडिडेट भी डाल दिया है और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वहाँ पर शिवसेना का काम करेंगे, हम वहाँ पर एनसीपी का काम नहीं करेंगे। लेकिन असली बात तो यहां पर यह है ना कि सब लोग बात कर रहे हैं कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई होगी, एनसीपी के वर्सेस एनसीपी लड़ाई होगी, लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की होने जा रही है। 288 में से 75 सीटें, और आप 148 सीटें आपके चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, उसमें से भी 75 सीटें ऐसी है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ है। और पिछली बार जब आपका सामना हुआ था एक दूसरे के सामने, तब 66 सीटें थी, उसमें से 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी। और इस बार लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि विदर्भ में तो कांग्रेस ने पूरा खेल खराब कर दिया था। और ऐसे में कांग्रेस आपकी बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब तक तो आप उद्धव ठाकरे पर वार कर रहे थे। देखिए, हमारे सामने चुनौती तो महाविकास आघाड़ी की है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगातार सरकारों में रहने के बाद महाराष्ट्र में रहा है, एक प्रकार से कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी ये महाराष्ट्र में नीचे चली गई है। ये बात सही है कि लोकसभा में फेक नैरेटिव के भरोसे कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की है या अपना रिवाइवल घोषित किया है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ वो केवल सूजन है, वो रुकने वाली नहीं है। फिर एक बार ये फेक नैरेटिव को हमने ब्रेक कर दिया है और जनता हमारे साथ आई है। कांग्रेस को वापस भारतीय जनता पार्टी और महायुति परास्त कर देगी। नहीं, लेकिन सर, प्रमुख मुद्दा यानी मुख्य मुद्दा यह है कि भाई चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। 2019 में सारी लड़ाई तो उसी को लेकर हुई थी, इसीलिए तो शिवसेना और बीजेपी में तकरार हुई। उद्धव ठाकरे कहीं और चले गए, आप कहीं और चले गए, फिर जो भी 2022 में हुआ। अभी देख रहे हैं हम लोग कि एकनाथ शिंदे अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके दोस्त राज ठाकरे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उनके समर्थन से मुख्यमंत्री होगा और वो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि अभी तक किसी ने कहा नहीं है कि चुनाव के बाद क्या होगा। आप कैसे देखते हैं चुनाव के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, पहली बात तो यह है कि राज ठाकरे व्यक्तिगत रूप से हमारे मित्र है। अगर राजनीतिक बात करें तो लोकसभा में हमारे साथ रहे हैं, लेकिन विधानसभा में हमारे भी 70 उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना वजूद है, वो प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका ये है कि मुख्यमंत्री हमारी महायुति का बनेगा।
मुख्यमंत्री महायुति के नेता बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकर जो तय करेंगे वो बनेगा, मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा। ठीक है देवेंद्र जी, क्योंकि हमें आपसे लंबी बातचीत भी करनी है तो हमारा एक अलग इंटरव्यू होगा। अभी तो फिलहाल आप मेरे शो में आए और आपने मेरे साथ बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चुनौती काफी बड़ी है इस बार, महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कई सारे बागियों को रोकने में महायुति कामयाब हो गई है, लेकिन इस चुनाव में इसी तरीके का माहौल हमें दिखाई देगा। मुख्यमंत्री कौन होगा उसका जवाब फिलहाल उनके पास नहीं है, हालांकि उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ सकता है। देवेंद्र फडणवीस के साथ मेरी पूरी बातचीत हम आज तक पर और इंडिया टुडे पर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि महायुति और महाविकास आघाड़ी किस तरीके से इन बागियों का मुकाबला करेगी, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी नहीं है, तो बागी भी बीच में रहेंगे। जो बागी अपने आप हैंडल कर पाएंगे उन्हीं का दरअसल मुकाबला यहां पर दिखाई देगा। बड़ी खबर, आज की स्थिति में 3 बजे का वक्त खत्म होने के बावजूद भी महायुति में कम से कम 11 जगह ऐसी है कि जहां पर अभी भी बगावत बरकरार है, और वही महाविकास आघाड़ी में भी 16 जगह ऐसी यहां पर नजर आ रही है कि जहां पर अभी भी बगावत बरकरार है। अभी भी कुछ नाम हमारे पास आ रहे हैं। कुल 36 जगह पर महायुति में बगावत हुई थी, 26 जगह पर महाविकास आघाड़ी में बगावत हुई थी। अब भी बागी मैदान में है। उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि बागियों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के अध्यक्ष महाराष्ट्र के कह चुके हैं कि बागियों पर कार्रवाई होगी। कई जगह पर एक दूसरे के खिलाफ भी लोग उम्मीदवार है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋत्विक भालेकर जुड़ चुके हैं मुंबई से। ऋत्विक, अभी भी बगावत बरकरार है कई जगह पर, तमाम कोशिशों के बावजूद। कल रात भर हमने देखा कि बीजेपी के नेता बात कर रहे थे तमाम बागियों से, महाविकास आघाड़ी के नेता भी अपने अपने नेताओं से बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी कई जगह पर बगावत बरकरार है। कितनी चुनौती होगी महाविकास आघाड़ी के लिए और महायुति के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर महायुति में 36 ऐसी सीटें थी जहां पर ये बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे, तो महाविकास आघाड़ी में 16 सीटों पर बगावत जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्योंकि अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है, विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशंस कई जगहों पर होने में महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेताओं को सफलता मिली है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सीटें हैं जहां पर ये बगावती तेवर बरकरार नजर आ रहे हैं। खास करके मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में नवाब मलिक के खिलाफ सुरेश बुलेट पाटिल, जिन्होंने नामांकन अर्जी दाखिल की थी अधिकृत तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जरिए, वो कायम है। लेकिन सना मलिक के खिलाफ अविनाश राणे, जो फिर से शिंदे गुट के वहां के विभाग के मुखिया है, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बात करें अगर बांद्रा ईस्ट की, तो बांद्रा ईस्ट में भी जिशान सिद्दीकी के खिलाफ कुणाल सरमणकर, जो कि फिर से शिंदे गुट के पदाधिकारी है, उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि उन्होंने भी वो बरकरार रखा है और यहाँ पर फिर एक बार हमें एक बहुत अच्छी लड़त देखने को मिल सकती है। तो वही शिवड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर बाला नांदगांवकर एमएनएस से है, तो वही यूबीटी सेना से अजय चौधरी है, और यहाँ पर शिंदे सेना के निर्दलीय उन्होंने भी, नाना अंबोले ने यहां से अपना नामांकन दाखिल किया, जो कि पीछे नहीं लिया। सबसे अहम सीट मानी जा रही थी माहिम की। माहिम में लगातार आखिरी वक्त तक हम देख रहे थे कि किस तरह से बातें चल रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि क्या सदा सरवणकर जो यहाँ के इनकम्बेंट एमएलए है वो अपनी नामांकन अर्जी पीछे लेंगे, लेकिन वैसा होते नहीं देखा। कुछ घंटे ही बचे थे तब ये बातचीत हो रही थी। सदा सरवणकर खुद राज ठाकरे से मिलने पहुंचे, क्योंकि उनके बेटे अमित ठाकरे मैदान में उतरे हुए हैं और कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं महायुति उनको समर्थन देगी, लेकिन राज ठाकरे ने तो मिलने से ही इनकार कर दिया, और इस वजह से अब सदा सरवणकर भी अपना नामांकन पीछे नहीं ले रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलेगी। तो ऐसी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी कई ऐसी जगह है जहां पर नामांकन जो है वो वापस लेने में सफलता तो मिलती दिख रही है, लेकिन जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है, हालांकि उन पर कार्रवाई होगी, ये स्पष्ट निर्देश और सूचनाएं जो है वो दोनों तरफ के नेताओं ने दी है। धन्यवाद ऋत्विक। सबसे बड़ी बात तो यही नजर आ रही है कि जिन नवाब मलिक के नाम पर बीजेपी अड़ी हुई थी कि किसी भी हालत में
नवाब मलिक हमारे उम्मीदवार नहीं होंगे, वो एनसीपी अजीत पवार के उम्मीदवार के तौर पर अबू आसिम आजमी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर शिवसेना बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डाला है। देवेंद्र फडणवीस अभी हमें कह रहे थे कि उन्हें पसंद नहीं आया है और वो शिवसेना के कैंडिडेट के लिए काम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान दंगल में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ में हैं, जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से वो इस गुटबाजी को देखते हैं और खास करके नवाब मलिक के मुद्दे पर उनसे राय जानना चाहूंगा। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे शिवसेना के प्रवक्ता और कृष्णा हेगड़े शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे और शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जफर इस्लाम जी, किस तरीके से देखते हैं? आपकी बात तो नहीं मानी आपके अलायंस पार्टनर ने, अभी भी नवाब मलिक वहां पर उतरे हुए हैं। आपने कई बार कह दिया कि नवाब मलिक का समर्थन नहीं होगा, फ्रेंडली फाइट उनके खिलाफ, या ये सोची समझी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं टैक्टिक्स है कि नवाब मलिक भी उतरेंगे और आपका उम्मीदवार भी रहेगा वहां पर? देखिए, ये बात हकीकत है कि आपने सुन लिया, माननीय फडणवीस जी उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम नहीं चाहते थे नवाब मलिक को टिकट मिले, फिर भी अगर एनसीपी ने दिया है तो ये एनसीपी का कैंडिडेट है, महायुति का कैंडिडेट नहीं। ये बहुत क्लैरिटी है, हमारे महायुति में भी ये क्लैरिटी है और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी में भी क्लैरिटी है और शिवसेना में भी क्लैरिटी है कि महायुति का कैंडिडेट नहीं है। महायुति का कैंडिडेट वहाँ पर सुरेश पाटिल जी हैं, जिनको बुलेट पाटिल भी कहते हैं, वो हैं, और पूरा समर्थन जो है हमारे पार्टी का, हमारे शिवसेना का पूरा समर्थन जो है वो बुलेट पाटिल साहब और सुरेश पाटिल जी को रहेगा। लेकिन अगर ऐसा किया है तो उन्होंने स्वयं फडणवीस जी ने कहा कि हमारे लाख मना करने पर भी उन्होंने आखिरी ऐन मौके पे लास्ट के 10 मिनट पहले उन्होंने जो है सिंबल दिया, वो हमें मंजूर नहीं है। ये हम बिल्कुल साफ लफ्जों में कहना चाहते हैं, हमें ये मंजूर नहीं है, इसलिए हम उनका विरोध करेंगे, विरोध कर रहे थे, आज भी विरोध करना जा रहे हैं, इसलिए कि हमें वो महायुति के कैंडिडेट ही नहीं है, वो एनसीपी के कैंडिडेट है। एनसीपी उनको लड़ा रही है, लेकिन ये कैंडिडेट हमारे महायुति के कैंडिडेट से बाहर है। दूसरी बात मैं अगर जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे तो आपके साथ ही रहेंगे ना, जीतेंगे नहीं, लेकिन जीतेंगे तो आपके साथ ही रहेंगे ना। अगर नवाब मलिक वहां पर जीतेंगे तब तो आपके साथ ही रहेंगे। आपका ये कहना था कि नवाब मलिक को तो हम लेना ही नहीं चाहते साथ में, हर कोई नंबर गेम में लगा हुआ है और इसीलिए ये झगड़ा चल रहा है। देखिए साहिल जी, ऐसा है, आप भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर समझते हैं, मैं भी मुंबई का हूँ, आप समझता हूँ इस बात को। देखिए, उनकी राजनीति कुछ भी हो, लेकिन महायुति का एक मैंडेट है, महायुति का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, महायुति का एक लोगों के अंदर में एक विश्वास है। हम उनको जब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो उनके जीते या हारे बाद में उसके हमारी कोई चिंता ही नहीं रहेगी। हमें एक कैंडिडेट हम मान के चल रहे हैं कि वो वहाँ पर हमारा कैंडिडेट जो है नवाब मलिक नहीं है, एनसीपी का वो कैंडिडेट है, नवाब मलिक नहीं है, बल्कि वहां पर जो है सुरेश पाटिल उर्फ बुलेट पाटिल जी है। और जहां तक आप देखिए आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में बिल्कुल साफ महायुति जीत रही है। और मैं आपको आज ये भी बताता हूँ कि बेयर मिनिमम, जैसे मैंने आपको हरियाणा में भी कहा था कई चैनलों पर, और उसके बाद वो सिद्ध हुआ। शुरुआत के रुझान के वक्त वो लोग हमको लपेट रहे थे, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ा। उस तरह से मैं आज आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, कम से कम 180 सीटें आएंगी महायुति की। उस 200 पार हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अतुल लोंडे पाटिल, कैसे आप निपटेंगे? 16 उम्मीदवार अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे लिस्ट में दिख रहा है कि अभी भी आपके एक दूसरे के खिलाफ वहां पर डटे हुए हैं। अभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, कोई सांगली पैटर्न नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कई जगह पर आपके बागी वहां पर नजर आ रहे हैं। जो महायुति कर पाई वो आप नहीं कर पाना है शायद। देखो 5-6 जगह पर ही है, और महायुति का तो मेरे पास ये पूरा पर्चा है। कितने लोग हैं मैं अभी गिन के दिखाता हूँ आपको। कर्जत में है किरण ठाकरे, पैठण में सुनील शिंदे, घनसावंगी में सतीश गाडगे, माहीम में सदा सरवनकर, एकनाथ शिंदे गुट के, शिवाजीनगर मानपुर की आपने चर्चा की, बुल्ढाना में सदा सरवनकर तो अधिकृत उम्मीदवार है उनके। हाँ तो वही हो गया ना, फिर दो कैंडिडेट सामने आमने सामने खड़े हो गए ना। तो अमित ठाकरे की बात चल रही थी ना। ओवाड़ा माजोड़ा में हसमुख गहलोत है, भिवंडी ग्रामीण में स्नेहा पाटिल है, अमरनेर में संभाजी पाटिल है, सावंतवाड़ी में विशाल परब है, मेहकर में प्रकाश गवई है, भंडारा में अनूप डोके है, पाचोरा में अमोल शिंदे है, शिरडी में इनके स्टार प्रचारक विखे पाटिल, उनके खिलाफ पिपाड़ा जी है,
तो ऐसी बहुत अरे सारी पाटिल साहब, पूरी लिस्ट है लिस्ट मेरे कर पास। दो ना। नहीं, ऐसा है कि मैं बीच में बोला नहीं था, कांग्रेस मैं को बीच में सब बोला में नहीं है। था, बीच में बोला नहीं था। मिर्ची लगी तो चुपचाप बैठी है, मैं बीच में बोला नहीं था। और ऐसा है, बीजेपी जैसी मौका परस्त आप पार्टी बात हमने खत्म कभी करिए देखी नहीं। जी। मौका परस्त पार्टी जो है हमने कभी देखी नहीं है। देखिए, मदरसों में एक दिन हिंदू और मुसलमान करेंगे, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भड़काएंगे, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ भड़काएंगे। लेकिन बजट के आखिरी दिन क्या करेंगे, तो मदरसों में शिक्षकों का 3 गुना तनख्वाह बढ़ा देंगे। इधर नवाब मलिक के लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर आपको इतना ही है, इतना दम है आप में, तो अलग हो जाइए एनसीपी अजीत पवार गुट से। हम तो एक्शन लेंगे। जो खड़ा है हमारा बागी उम्मीदवार, उसके ऊपर हर पार्टी, तीनों पार्टी, शिवसेना, उबटा गठ, या फिर शरद पवार जी, या फिर कांग्रेस, तीनों जो है उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगी। उनके ऊपर जो भी उनको पार्टी से बाहर निकाल देंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ये कहेंगे मौका परस्ती नहीं, हम नवाब मलिक का हम प्रचार नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने इनके बारे में, प्रफुल्ल पटेल के बारे में कहा था। इकबाल मिर्ची से जोड़ दिया था, सारे लोगों को दाऊद से जोड़ दिया था। इकबाल मिर्ची से उन्होंने बिल्डिंग ली थी, क्या किया, पार्टी में लिया, गठबंधन तो बनाया ही बनाया, उनको सांसद भी बना दिया। उनके ऊपर जो ईडी ने कुर्की लगाई थी, वो कुर्की भी हटा दी है। तो इनका जो है ना दोगलापन जो है, वो अतुल लोंढे। महाराष्ट्र की जनता देख रही है। लेकिन हर बार हरियाणा नहीं होगा, हर बार अतुल- हरियाणा नहीं होगा। नहीं, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा अतुल लोंढे? आपकी भी लिस्ट है मेरे पास, आपने उनकी लिस्ट पढ़ के बताई, मैंने दोनों की लिस्ट हमारे सामने रखी हुई है। साहिल जी, अच्छा अच्छा, इतना क्यों डर है? आप जवाब दीजिए, चलिए। साहिल जी, बोलिए। साहिल जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रेबल है नहीं, और जो भी 2-4 रेबल थे, नवाब आपको मलिक खुद के इसलिए स्वयं आप फडणवीस जी ने अजीत आपको पवार कहा गुट कि से सारे आपका रेबल गठबंधन बैठे। तोड़ते क्यों नहीं? दूसरे इतना लोंढे अरे की बात दूसरे खत्म करने सुनो, दीजिए ना, वो जवाब दे रहे हैं, आप बात सुनो, सुन लीजिए। आप लोंढे की मध्य बात प्रदेश खत्म में करने भाई दीजिए उनको भी। मध्य प्रदेश देशद्रोही कहा मत- था ना आपने। नहीं लोंढे जी, आप जरा शांत रहिए। अतुल लोंढे, पहले उनको बात खत्म करने दीजिए। आपकी बात सुन ली उन्होंने, आप उनकी प्रदेश- बात सुन लीजिए, बोलिए। तो जब मैं बात करूंगा तब उनको शांत बिठाना। आप हरियाणा का, अरे मैं तो शांति बैठा था भाई। हरियाणा के, बीच में हरियाणा बोला, कोई आपने सुन आप के याद इससे कर रहे मैंने हैं ना, आप जरा हरियाणा के बाद उसको और भी अरे भाई सुनो, मध्य प्रदेश भी याद कर लो, छत्तीसगढ़ भी याद कर लो। ठन गोपाल होके रह गए वहां, इसलिए कि सब जगह तो आप पहले से नगाड़ा बजा रहे थे कि हम तो जीत रहे, हम जीत रहे, हम जीत रहे। कैसी हार हुई थी आपको ही पता है। मध्य प्रदेश, आपको राजस्थान, आपको देखिए जरा जाके छत्तीसगढ़, आप जरा देखिए यहाँ पर हरियाणा, तब आपको आंखें खुली। अभी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, वैसे महाराष्ट्र में आप यहीं पर, आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम 180 सीटें आएंगी, उससे कम आ नहीं सकती। जमीन का फीडबैक है, हमारे पन्ना प्रमुख का फीडबैक है, और हम 288 सीट जो है उसमें से एक नवाब मलिक की सीट छोड़ के हम सारी सीटों पे सारे एकजुट होकर बेतहाशा लड़ेंगे। और नवाब मलिक की सीट पे हम महायुति का दूसरा कैंडिडेट है जो बुलेट पाटिल सिंह के लिए लड़ेंगे, और हम पूरे एक साथ पूरे रिसोर्सेज जितने मोबिलाइज करना है, जितनी ताकत लगाएंगे, सब लगाएंगे, और 180 मिनिमम, 200 भी क्रॉस होगा ऐसा लगता है। लोंढे जी, आपका जवाब लेंगे, लेकिन पहले मुझे आपकी लिस्ट भी नहीं, एक सेकंड अतुल, एक सेकंड, एक मिनट। अतुल जी पहले आपसे भी जवाब पूछना है ना कि आपके बीच में भी महाविकास आघाड़ी में भी जो अनबन रही चुनाव सीट बंटवारे को लेकर, उसका नतीजा निकला कि आज भी 16 जगह पर हम काउंट कर रहे हैं कि आपके यहां पर बागी खड़े हैं, कस्बा में खड़े हैं, एरंडोल में खड़ा है, परली में खड़ा है, मुंबई में भाईखला में आपका कैंडिडेट खड़ा है शिवसेना यूबीटी के खिलाफ। जो सीटें वहां पर गई थी उन्होंने पर्चा वापस लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी भी वहां पर है जो महाविकास आघाड़ी की पार्टनर है। राजापुर में आपका उम्मीदवार है, वहां पर भी शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार है आपका, बागी वहां पर खड़ा है। श्रीगोंदा में शिवसेना यूबीटी के खिलाफ एनसीपी एसपी वहां पर खड़ी है। दक्षिण सोलापुर में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बगावत कर दी है शिवसेना यूबीटी के खिलाफ। तो आपके यहां पर भी जो सीट बंटवारा हुआ, उसके वजह से आपको भी तो उसका ही सामना करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि फ्रेंडली फाइट नहीं करेंगे, लेकिन बागी उम्मीदवार तो है आपके यहां पर भी, जो आपको उम्मीद लग रही थी कि लोकसभा के बाद आप कर लेंगे। क्या बागी आपका खेल नहीं बिगाड़ सकते? नहीं, मैं साहिल आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल बागी हमारा खेल नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, और हमारा कार्यकर्ता जो है, वो जो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है, उसका ही काम करेगा। मेरा एक सवाल जो है, मैंने कहा इन्होंने देशद्रोही कहा था, नवाब मलिक को देशद्रोही कहा था, इन्होंने प्रफुल्ल पटेल को देशद्रोही कहा था, इकबाल मिर्ची से जोड़ा था, नवाब मलिक को तो इन्होंने दाऊद से जोड़ा था। फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? फिर ये उनके साथ अपना गठबंधन तोड़ते क्यों नहीं है? इसका मतलब ये देशद्रोही कहना, ये आरोप लगाना, ये सब मनगढ़ंत बातें जो है ये करती है, और ये झूठी और दोगली पार्टी है। अगर कार्रवाई नहीं करती तो लोग तो यही कहेंगे झूठी और दोगली पार्टी है। अरे अतुल जी, बागियों का जवाब दीजिए ना, आप बागियों का क्या करेंगे? आपका समीकरण तो जुड़ गया है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं जुड़ रही है ना। मैंने केमिस्ट्री भी जुड़ गई है हमारी, हमारा समीकरण भी जुड़ गया।
केमिस्ट्री भी जुड़ गई हमारी, हमारा समीकरण भी जुड़ गया है। हमने कहा है हमारा कोई कार्यकर्ता, हमारा कोई नेता हमारे बागियों का काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने फ्रेंडली फाइट के लिए स्पष्ट नकार दिया है और कहा है जो भी जिसने भी बगावत की है उसके खिलाफ हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे और पूरी तरह महाविकास आघाड़ी इकट्ठा होकर ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए ही लड़ेगी। इनका मुझे ये जवाब नहीं आया। ये फ्रेंडली फाइट की भी बात करते हैं, ये जिनको दोषद्रोही कहते हैं उनके साथ गठबंधन भी रखकर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम उनका काम नहीं करेंगे, हम ऑफिशियल कैंडिडेट का काम करेंगे। अरे देशद्रोही कहा था ना, फिर देशद्रोही को हटाओ ना, देशद्रोही को लेकर साथ खड़े हो तो आप भी देशद्रोही हो गए फिर। और कहा आपने था, हमने तो नहीं कहा था। आपने तो प्रफुल्ल पटेल को सांसद कैसे बनाया, इकबाल मिर्ची के दोस्त को? सैयद जी जवाब दीजिए, कैसे वापस ले लिया? जफर इस्लाम उनके खिलाफ का कैसे जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। देखिए जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। अभी ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल साहिल जी जवाब दे रहा हूं। अभी अतुल लौंडे पाटिल साहब कह रहे थे कि हम झूठे हैं। अरे सुनो भाई, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अभी आप कह रहे थे, अरे अभी आप अतुल जी सुन लीजिए अरे अतुल जी सुन लीजिए, आपको बहुत मौका मिल चुका है, सुन लीजिए। अभी तुम्हारी बात का जफर इस्लाम जी बात करिए। आप ही के बात का कातिल कौन है? अरे इधर आपके बात का जवाब दे रहे, सुनो यहाँ पहले। अरे झूठी अतुल जी सुन लीजिए ना, आपने आरोप लगा लिया, सुन तो लीजिए क्या बोल रहे हैं। बाद में मुझे शिवसेना के दो प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या आपने, तेलंगाना में, देखिए भाई बीच में ही नहीं बोल। देखिए मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि ये अरे सुनो ना, तुम्हारे आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, सुनने का है हिम्मत तो सुनो, फिर मुंह मत चलाओ। पहले बोल रहे हैं कि झूठी पार्टी, किस बेसिस पे बोला हमारे को? नहीं किस बेसिस पे बोला? गरीबी हटाने का नारा तुमने दिया, हटाया क्या? तो नहीं हटाया क्या? तुमने बोला, तुमने वादा किया कि हमने ये सब वादे किए, गारंटी देंगे। तेलंगाना में गारंटी दिया क्या? नहीं आपने तेलंगाना में गारंटी को पूरा किया। आज हमने आप तेलंगाना में गारंटी पूरा किया, आपने हिमाचल में गारंटी पूरा किया, आपने नहीं बताइए, आपने जहां जहां भी गारंटी दी वहां नहीं पूरी की। अब कर्नाटका में भी देखिए क्या हाल हो रहा, नहीं दिए। और जहां इकबाल मिर्ची, नहीं सुनो, जहां तक इकबाल, नहीं एक मिनट, उसी का जवाब दे रहे, थोड़ा सुन तो बेवकूफ जैसा आप देश को जैसे देश को देख रहे, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है, आप भी एक्सपोज हो रहे। अरे अतुल जी जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब तो सुन लीजिए ना, वो क्या बोल रहे हैं वो तो सुन लीजिए। अतुल जी सुन तो लीजिए, आप बोलिए एक्सपोज हो रहे हो, जैसे कांग्रेस है पूरे देश में एक्सपोज हुए, आप भी हो रहे। पाटिल, लौंडे पाटिल, आप सुनिए, मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए कांग्रेस जब वो आपकी पार्टी, आपके साथ शरद पवार के साथ थे, नहीं सुनो, शरद पवार जी के साथ, शरद पवार जी नहीं, शरद पवार जी के साथ थे, तो आपने साथ क्यों लिया उनको? आप क्यों लिया साथ उनको? जब शरद पवार जी को तो छोड़ देते, प्रफुल्ल पटेल तो शरद पवार के साथ थे, क्यों हाथ दामन हाथ में पकड़ के रखे हुए शरद पवार का? क्यों उनके कंधे पे एंजॉय कर रहे हो? क्यों उनके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हो? निकालो उनको, शरद पवार को निकालो। शरद पवार के सबसे खास आदमी थे आप। जब हमारे पार्टी में आए तो उनको वो उनको कोर्ट से बरी मिला है, कोर्ट से राहत मिली। आप कोर्ट का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। मैं कोई कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा हूं। अपमान कर रहे हैं आपको, पूजा चौहान को लेकर, पूजा चौहान को लेकर, तो राहुल गांधी लेकिन जफर इस्लाम जी इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा। जफर इस्लाम इस बात का तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि कल अगर नवाब मलिक जीत कर आते हैं उस सीट से, तो क्या वो महायुति का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या आप अजित पवार को बोलेंगे उनको पार्टी से निकाल दो, या आप अजित पवार से गठबंधन तोड़ देंगे? क्योंकि नहीं रहेंगे वो हमारे मैं आगे नहीं रहेंगे। मैं अभी आपको बोल दे रहा हूं। चलिए ठीक है, शिवसेना के दो प्रवक्ताओं के पास मुझे जाना है, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो टूक कह दिया है अभी कि किसी भी तरीके से कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, और जो चुनाव लड़ने में उतर आएगा पार्टी के परमिशन के बिना चुनाव मैदान में अभी भी जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं पहले कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, उसके बाद शिवसेना के प्रवक्ताओं के पास मुझे जाना है। अनेकांनी अर्ज मागे घेतले सुद्धा आहेत, काही जण अर्ज आता मागे घ्यायला चाललेले आहेत। एक साधारणतः 3 वाजता ही मुदत संपल्यानंतर, आता राहिले किती वेळ, जेमतेम 1 तास राहिला, तर 3 वाजल्यानंतर कोणी मागे घेतले कोणी नाही घेतले हे चित्र स्पष्ट होईल। आणि जर का कोणी आम्ही सांगून मागे घेतलेले नसतील
तर मग नाईलाजाने पक्ष त्यांच्यावरती कारवाई करेल. मात्र आमचा पूर्ण प्रयत्न आहे, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही एकत्रितच ही निवडणूक लढवत आहोत. त्याच्याबद्दल काय आता कोणाचंच दुमत नाही आहे. सर्वांना जिथे जिथे परत एकदा सांगतो, ज्यांचे अपक्ष किंवा बंडखोर म्हणून ज्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहिलेत त्यांना आमच्या सूचना गेल्यात आणि तिथे काय होईल ते 3 वाजता स्पष्ट झाल्यानंतर पुढची आमची जी काय पावलं असतील ते आम्ही टाकू. आनंद दुबे जी, पहले तो आप कांग्रेस के साथ झगड़ा करेंगे, कहेंगे कि हमको इतनी इतनी सीटें चाहिए, और अब जब आपके लोग उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं क्योंकि आपने ज्यादा सीटें मांग ली थी, अब आप कह रहे हैं कि आप उन पर कार्रवाई करेंगे, क्या यह हो पाएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके और अतुल लोंढे पाटिल के झगड़े में कहीं आप महाविकास आघाड़ी की नैया ना डूब जाए उसमें? नहीं, साहिल जी नमस्ते। जब हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़ें, विधायक बने, लोगों की सेवा करें। उसके लिए हम अपना नामांकन भी भरते हैं। लेकिन जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है, सीटें चिन्हित कर देता है कि हम कितनी पे लड़ेंगे, मित्र पक्ष कितने पे लड़ेगा, हम कौन सी लड़ेंगे, मित्र पक्ष कौन सा लड़ेगा, और जब नामांकन वापस लेने का एक समय सीमा दिया जाता है, अगर उस समय सीमा में रहते हम अपना नामांकन वापस लेते हैं तो हमारा कद और बड़ा होता है, संगठन में हमें और मौके अवसर मिलते हैं। कल सरकार बनती है तो उस सरकार में भी हमारे कहीं कहीं हिस्सेदारी होती है। लेकिन अगर हम अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं, हम अपने अहंकार में रहते हैं, अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगते हैं, तब पार्टी ये मैसेज देती है साफ साफ कि आपके ऊपर कानूनी जो हमारे पार्टी के जो नियम और कानून होते हैं उसके अंतर्गत आप पर कार्रवाई भी की जाती है, आपका निष्कासन भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिली, सबको लग रहा है कि अभी मौका है, अगर चुनाव में उतरेंगे तो जीत जाएंगे, इसके लिए बगावत हो रही है। नहीं, दो चीजें देखिए, एक हवा होती है, पूरे महाराष्ट्र में हवा चल रही है कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक मजबूत और एक स्थिर सरकार आने वाली है। हम जैसे कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है हम सब चुनाव लड़ें, लेकिन उसकी भी अपनी एक मर्यादा होती है, उसका भी एक अपना नियम कानून होता है। अगर ये नियम बन गया है कि कौन सी सीटें कौन लड़ेगा और कौन कहां नहीं लड़ेगा, उस नियम को हमको मानना है यदि हम सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इसीलिए आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा है कि हमारा जो आदेश होता है, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है, वो अंतिम आदेश होता है। हमारे यहाँ प्रथा रही है साहिल भाई, आप जानते हैं, मातोश्री और सेना भवन का आदेश हम जैसे शिव सैनिकों के लिए अंतिम आदेश होता है। हमारा काम है मतदाताओं के बीच में जाकर महाविकास आघाड़ी के पक्ष में समर्थन में वोट जुटाना, उनसे बातचीत करना, संवाद करना। हम इस समय जो महायुति की कुनीतियां हैं, जो एनडीए सरकार की जो 2-2.5 वर्षों की जो खराब काम करने का प्रदर्शन रहा है, उसको जनता के सामने गांव-गांव तक हम पहुंचाएं। कैसे हमारे युवाओं का रोजगार पर राज्य में चला गया, कैसे हमारी माताओं बहनों का शक्ति कानून आज भी नहीं आया, कैसे धड़ल्ले से अपराधी खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं, गाड़ियों से लोगों को कुचलकर मार दे रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, लूटपाट चरम पर है, कैसे किसानों की आय हम दुगनी तिगुनी करें, कैसे हमारी लाडली बहनों की लेकिन ये कैसे लगेगा, कि आप किसी और पर बगावत करने का आरोप लगाते हैं और आप अपनी ही पार्टी में, आपके गठबंधन में, आप अपने ही गठबंधन में बगावत नहीं रोक पाते हैं। लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई इन्हें भी तो सत्ता चाहिए। आप दूसरे पर सत्ता का आरोप लगा रहे हैं, आप आपस में झगड़ रहे हैं कि सीटें हमको इतनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ आप एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पीडब्ल्यूपी के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, उनके उम्मीदवार 1-2 जगह पर आपके खिलाफ खड़े हैं। तो यह वक्त तो लग गया ना, जो खेल महायुति का हुआ था लोकसभा में, वही खेल तो आपके साथ हो रहा है। पहली बात तो साहिल भाई, हमने किसी दूसरे पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया। हम महाविकास आघाड़ी की बात कर सकते हैं। महायुति में क्या सुरफुटवल है, महायुति में कौन नवाब मलिक को टिकट दे रहा है, कौन सदा सरवणकर को दे रहा है, वो उनका काम है। कौन गीता जैन के साथ है, वो देखे। हम अपने महाविकास आघाड़ी में हमारी एक बात पे सहमति बनी थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर तीनों ही पार्टियां लड़े। पहले हमने 85-85, फिर 90-90, फिर 102, 96, 84 और 2 और समाजवादी और 2 शेकाप। तो हमने कम से कम अपने यहाँ प्यार से सिरफुटवल नहीं होने दिया। जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी बयान दे रहे हैं कि हम अजीत दादा पवार के कैंडिडेट का समर्थन नहीं करेंगे, वो चुन के आएगा तो उसको साथ नहीं रखेंगे, कम से कम हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो एक तरफा है कि जो चिन्हित सीट है, जैसे जहां कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित है वहां कांग्रेस ही लड़ेगा, भले अगर हमारी शिवसेना का यही तो आरोप लगा है कि आपने एक तरफा घोषणा कर दी कई जगह पर उम्मीदवारों की।
नहीं, ऐसा यही नहीं तो है। आरोप है कि बातचीत आपने शिवसेना करके की है। यूबीटी ने एक तरफा घोषणा कर दी कई जगह पर, इसीलिए तो बगावत हो रही है कई जगह पर। नहीं तो कांग्रेस के नहीं तो बागी वही तो कह रहा हूं। इसीलिए तो नजर आ रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवारों का चयन था वो कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत अच्छे से किया। हमारी शिवसेना के नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के हाथ में था, उन्होंने अपने ढंग से किया, शरद पवार ने अपने ढंग से किया, तो हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं है। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सेवा करने के लिए आए, राजनीति में आना भी चाहिए, लेकिन अब जैसे हमने ही टिकट ठीक है। मांगा, हमें अगर टिकट नहीं मिला तो हम थोड़ी बागी हो गए। हम अपनी पार्टी का झंडा लेकर उस पार्टी की आवाज विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। अतुल लोंढे पाटिल बैठे, इन्होंने मांगा था, इनको नहीं मिला, लेकिन ये अपनी पार्टी का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। ये महाविकास आघाड़ी की सभ्यता और संस्कृति है। ये जफर इस्लाम की पार्टी नहीं है, ये कृष्णा हेगड़े की पार्टी नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ चलिए, अतुल कपड़े लोंढे फाड़ने पाटिल तक को उतर टिकट जाते नहीं मिला, हैं। इसीलिए आज हमारे हमारे यहाँ शो नहीं पर वो होगा। नजर आ रहे फिर हैं। कभी भाई भी नहीं उनके मिलेगा। उनके उनके जख्मों पर नमक मत छिड़किए। आनंद दुबे जी आपके दोस्त हैं, आपके अलायंस में हैं, उन्होंने अरे मैंने टिकट नहीं मिला बड़प्पन उनको, इसके लिए हमारे शो दिखाया। पर यहाँ पर नहीं, नजर आ नहीं रहे हैं। मिला मतलब हम कोई बागी नहीं हो गए। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, हम बागी नहीं हुए हैं, हम अच्छे लोग हैं, संस्कारिक लोग हैं। हमारी पार्टी का जो आदेश होता है हमारे लिए सर आंखों पर है। अरे दोबारा हमें मौके मिलेंगे, हम सेवा करने आए, जरूरी नहीं कि हमें मौके ही मिलते रहे, दूसरों को मौके मिलते, लेकिन हमारे यहाँ बागीपन जैसा कोई शब्द नहीं है। जो बागी हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई कृष्णा जी। होगी, ये हमारे नेताओं ने साफ कह दिया है। ठीक है, कृष्णा हेगड़े हमारे साथ है शिवसेना से, एकनाथ शिंदे मैं की जवाब शिवसेना दूं? से कृष्णा हेगड़े हमारे साथ है। मैं जो नहीं नहीं, अब मैं आऊंगा आपके पास, कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ में है। कृष्णा जी, क्या हो गया? बीजेपी आपको कहती रही कि भाई राज ठाकरे ने हमें मदद की थी लोकसभा में, हमको समर्थन दिया था कि बिना किसी शर्त के, उनके बेटे वहां पर खड़े हैं, आपके उम्मीदवार को वापस लीजिए। आपके उम्मीदवार मानने को ही तैयार नहीं है। वहीं हमने देखा कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में आपके जो पदाधिकारी है वो बागी हो गए। बीजेपी के सिटिंग एमएलए की पत्नी वहां पर खड़ी है, उनके खिलाफ में बार बार कहने के बाद वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर हम देख रहे हैं कि छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल आपके विधायक के खिलाफ वहां पर मैदान में उतर आ गए। उसके बदले में आपने 2 जगह पर उम्मीदवार उतार दिए एनसीपी अजित पवार के खिलाफ। ये क्या चल रहा है? आपको लोकसभा के झटके के बाद भी आपकी आपसी झगड़े, खास करके आपका बीजेपी का मुंबई और ठाणे में, आपका और एनसीपी का नासिक में, क्या आपके लिए मुश्किल नहीं खड़ा करेगा? साहिल जी, ऐसा है कि महायुति के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है और तीनों जो पार्टी के आला कमान लीडर महाराष्ट्र में, हम सब एक साथ है, और जो भी बागी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बागियों ने क्या किया और क्या करने वाले हैं उससे हमको ज्यादा चिंता नहीं है। चिंता तो कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए। पहले तो अतुल लोंढे पाटिल जी कह रहे थे कि भाई हम इनका तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इनके पहले के प्रवक्ता सचिन सावंत, उनको अंधेरी वैसे से टिकट मिला गया तो उन्होंने बोला मुझे वहां से लड़ना ही नहीं है। किशन चंद तनवानी, उनको संभाजी नगर से टिकट मिला, उन्होंने कहा मुझे लड़ना ही नहीं है। और अभी कोल्हापुर उत्तर मध्य से मधुरमा राजे करके कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है, एबी फॉर्म के साथ उन्होंने आज विड्रॉ भी कर लिया। तो 3 कैंडिडेट जो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट है वो जब विड्रॉ करते हैं तो उसकी संकेत ये है कि महायुति फिर से सरकार में आ रही है। अभी उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमको सत्ता दो, हम किसानों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए ये करेंगे। भाई आपको 2.5 साल सत्ता दिया था, 2019 में आप शिवसेना के साथ लड़े थे, बीजेपी के साथ लड़े थे, शिवसेना और बीजेपी। आपने बीजेपी के पीठ में खंजर भोंका, आप गए कांग्रेस के पास, फिर से बीजेपी और शिवसेना की सत्ता यहाँ आई, और आपके सत्ते में आपने क्या किया? आपने बॉम्ब लगा दिया उद्योगपतियों के घर के नीचे। बट अरे कृष्ण वसूली जी, आप किया भी तो बीजेपी कॉन्ट्रैक्टर से झगड़ रहे हैं अटल सेतु के भाई, आप भी तो कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी से झगड़ रहे कोस्टल हैं। रोड के कॉन्ट्रैक्टर से, आप भी तो मेट्रो के कॉन्ट्रैक्टर आप से, भी तो बीजेपी से नारेश्वर झगड़ के रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर से, सब कॉन्ट्रैक्टर से वसूली किया। तो अभी ये प्रवचन देना बंद कर दीजिए कि फिर से आपको सत्ता मिलेगी और आप अच्छा काम करें। लोगों ने आपको मौका दिया, आपने साहिल अच्छा जी, 10 काम नहीं सेकंड। किया, आपने वसूली आगाड़ी चलाई। तीसरी साहिल जी, बात 10 यह है सेकंड। कि आप बोल रहे हैं आपका और कांग्रेस में, कांग्रेस का क्या क्या मुद्दा ऐसे जमता है? सावरकर का मुद्दे पे आपका जमता है क्या? राम मंदिर के मुद्दे पे जमता है क्या? आपका हिंदुत्व के मुद्दे भाई पे जितना जमता है अजित क्या? पवार और आपका सनातन जमता के है मुद्दे उतना ही पे आपका कांग्रेस और जमता है शिवसेना का क्या? जम रहा है। नहीं कृष्णा जमता है, जी, लेकिन आप है कृष्णा ना जी, साथ में। जितना क्यों आपका साथ और में अजित है? पवार का जम रहा है सबसे उतना चाहिए ही ना आप सत्ता उनका पाने के लिए साथ और में है ना। शिवसेना का जम रहा है।
जी नहीं, जिनका जितना आपका और अजित पवार का जम रहा है उतना ही कांग्रेस का और शिवसेना यूबीटी का जम रहा है। दोनों आप एक जैसे ही है भाई। लोगों को वही तो तकलीफ हो रही है कि समझे कैसे। आप और अजित पवार साथ में बैठे हैं, वहां पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस साथ में बैठी है। देखिए, अजित पवार जी ने लोकसभा इलेक्शन के पहले नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना और इसके लिए वो हमारे साथ आए। यहाँ पर हिंदुत्व को तो नहीं माना ना। कांग्रेस वाले उद्धव जी को नेता मानना चाहते, ना नाना पटोले को संजय राउत नेता मानते हैं, और न दोनों शरद पवार जी को नेता नहीं मानते। और अतुल लोंढे जी, आप नेता नहीं मानते उद्धव ठाकरे को? आप उद्धव ठाकरे को नेता मानते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को नेता मानते हैं क्या? ये नेता नहीं माना, इसके लिए तो बगावत दिख रही है। नहीं, क्या है, वो कृष्णा जी जब बात कर रहे थे उनकी नजर नीचे थी, क्योंकि उनको इकबाल मिर्ची दिख रहा था, उनको दाऊद दिख रहा था, मदरसा दिख रहा था, और उनको अजीत पवार भाई आगे बढ़िए थे, नवाब मलिक दिख रहे थे। तो वो जो बात कर रहे हैं ना, बात कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं उनको ये बता दूं, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी ना, तब 19,000 करोड़ की 32 लाख किसानों की कर्जा माफी की थी। जब कोविड था तो सुनो ना, बीच में नहीं बोला ना, कृष्णा भाई आपके बीच में नहीं बोला ना। एंड में जफर इस्लाम जी को कुछ कहना है 30 सेकंड में। अतुल लोंढे जी 30 सेकंड में खत्म करिए, फिर जफर इस्लाम जी 30 सेकंड में बात करेंगे। मेरे पास समय कम है। अतुल लोंढे जी ये जो कमीशन फॉर इलेक्शन चला ना मंत्रालय में लास्ट 1 महीने में, और 94,000 करोड़ की जो निकाले गए सारे टेंडर जो है, वो टेंडर किसको गए और किस तरह से पैसे निकाले ना, हमारी सरकार आने के बाद सारे के सारे जेल में होंगे। और ये मोदी जी का कहना नहीं है कि सबको जेल में। ठीक है, जफर इस्लाम जी आखिर में, सब पार्टी में ले लिए, सब जफर इस्लाम जी आखिर में, क्या आप जो हरियाणा में आपने कमाया बगावत के वजह से आपको आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी क्या? जफर इस्लाम जी आखिर में आपका जवाब 30 सेकंड में चाहूंगा, मेरे पास समय की कमी है जी। देखिए, ज्यादातर तो लोगों ने जो भी खड़े हुए थे वो पार्टी के साथ, ये लोग कमिटेड वर्कर है, उनकी ठीक है, उनकी चाहत होगी इसलिए खड़े हुए थे। नहीं टिकट मिला तो खड़े हुए, लेकिन वापस पार्टी जो है पार्टी में ही आके उन्होंने मना कर दिया और वापस उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो आपको खुद फडणवीस जी ने भी कहा इस बात का कि हमारे पास अब कोई ऐसा नहीं है जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ बागी है। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ, जिस तरह से हमारा परफॉर्मेंस रहा, वो परफॉर्मेंस जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में अभी रिसेंटली, उससे बेटर ही होगा, कम नहीं होगा। और मैंने सुना अभी यूबीटी के प्रवक्ता और कांग्रेस का प्रवक्ता, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनके आंखों से आंसू ऐसा बोल रहे थे, लगता आंसू छलक जाएगा। भाई अभी नहीं मिला तो मिलेगा भी नहीं, ये बात भी समझ लो। इस बार मौका था, महाराष्ट्र में छलक रहे आंसू अभी भी नहीं रुक रहे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी भी दोनों गठबंधनों में बगावत बरकरार है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि कोई भी पार्टी इस सूरत पे नहीं है कि अपने बलबूते पर 100 से ज्यादा सीटें ठीक से लड़ पाए। बीजेपी को भी इस बार 148 सीटों पर मानना पड़ रहा है। हालांकि 16 से 17 उम्मीदवार उन्होंने शिवसेना और एनसीपी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहां पर कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि 100 से ज्यादा वो रहे, और इस तरीके से 100 से ज्यादा सीटें फिलहाल तो कांग्रेस यहां पर लड़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हर किसी को लगता है कि यही मौका है। शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की वजह से बगावत का जोर महाराष्ट्र में अभी भी कायम है। दोनों तरफ से पुरजोर कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र के चुनाव में अंतिम में कौन आगे बढ़ेगा यह बगावत तय करेंगे। मेरे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दंगल में शामिल हुए। तो रोज मेरे साथ आप शाम को 5 बजे आज तक पर देखेंगे महाराष्ट्र की चुनावी दंगल, और नए मेहमान के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा कल शाम 5 बजे। देखते रहिए आज तक।